अगली डंकी अगले 7 दिन में फिर जा रही। ये वाले डंकर्स कैसे गए, इनका चेंज किया गया तरीकाकार। वो जगह का नाम है काला माटा। अपनी गवर्नमेंट है वो किसी भी तरह की आपको एक्सेस टू इंफॉर्मेशन नहीं दे रही। सेम लाइक आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट या रेस्क्यू में 79 लोग इंक्लूडिंग एक औरत समेत 79 लोग जिंदा बचाए। 350 के करीब सिर्फ पाकिस्तानी हैं, 27 जो है वो कश्मीरी। नाज़रीन, जेके बोल के एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। यूनान में कश्ती के उलटने का एक अलमनाक वाक़या पेश आया। इस वाक़े की जो बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट है उसने बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं और यूनान की जो कोस्ट गार्ड है उसके किरदार पर भी सवालिया निशान उठाया है। और हुकूमती सतह पर जो हुकूमतों के किरदार हैं वो क्या होने चाहिए, इन सारी सूरत हाल पर भी बात करेंगे। लेकिन बिलखुसूस वाक़या क्या रहा और वहाँ के सहाफ़ियों का क्या मौक़िफ़ है, उनकी क्या फाइंडिंग्स हैं, ये भी आपके साथ पहुँचाएँगे। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार नईम चुगताई, आज़ाद कश्मीर की तहकीकाती सहाफ़त के लिए जाने जाते हैं। नईम चुगताई साहब, आपका प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ये बताइएगा कि जो बिलखुसूस वाक़या हुआ है कश्ती उलटने का, इस वाक़े के हवाले से बरतानिया का जो नशरियाती इदारा है उसकी रिपोर्ट बहुत से सवालात को जन्म दे चुकी है कि वो इंजन ख़राब हुआ, 7 घंटे तक वहीं कश्ती खड़ी रही और फिर क्यों उलट गई। ये सारी चीज़ें किस तरफ इशारा करती हैं, ये आखिर हुआ क्या? बहुत शुक्रिया सैयद तकीउल हसन साहब। बिल्कुल मैंने भी वो रिपोर्ट देखी है, बरतानवी इदारे की रिपोर्ट है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि हम यहाँ बैठ के बरतानवी इदारे की रिपोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल कमी कोताही हो सकती है, काम में होता रहता है, डेवलपमेंट्स होती है। पहले तो हमें इस ट्रैक को समझना पड़ेगा, ये कैसे गए, ये वाले डंकर्स कैसे गए, इनका चेंज किया गया तरीकाकार। रूटीन की जो डंकी होती है वो आपके यहाँ से कोयटा और फिर ईरान से इंटर होते हुए पैदल इस ट्रैक से होती है, तुर्की चले जाते हैं। ये और कहानी है। इस दफ़ा और तरह से हुआ। ये जो डंकी लगी है, ये लोग यहाँ से दुबई गए, दुबई से तुर्की की एंट्री फ्री है और वहाँ से लीबिया, और लीबिया से इन्होंने यूनान से होते हुए उस समुंदर को ट्रैवल करना था और इटली को जाके हिट करना था। सही, ठीक है। जब ये यूनान से इनको वो डंकर्स जिनको बोलते हैं, उन्होंने जब इनको शिप पे सवार कराया, और ये 3 मंजिला एक जहाज़ है। इस 3 मंजिला जहाज़ पे पाकिस्तानी, श्रीलंकन, इंडियन, ये तमाम लोग मिक्स हैं। चूँकि जो डंकर्स के पास माल जाता है उनका तो बिजनेस है, उनके लिए ये कोई कंसीडर नहीं करता। वो एक अलग प्रोग्राम में मैं आपको बयान करूँगा कि इसका तरीकाकार क्या है, उसको क्या कहा जाता है। वो जहाज़ जब यूनानी हदूद में समुद्र में सफ़र कर रहा था, और तकरीबन ये बताया जा रहा है कि वो 50 किलोमीटर समुद्री डिस्टेंस है या इतना के करीब बताया जा रहा है। और जो जगह का नाम है वो जगह का नाम है काला माटा। सही, इसको आप काली जिस जगह पर हादसा पेश आया है जी, वो गहरे पानी का समुद्र है, वहाँ पे उसको ये इंटरनेशनल बॉर्डर है या फिर ये भी बॉर्डर नहीं था, ये यूनानी हदूद नहीं, ये इंटरनेशनल सी है जी जी, इंटरनेशनल सी है जी, यूनान की अपनी हदूद में है। ये यूरोप को और इसको तकसीम करता है, ये बड़ा समुद्र है, यूरोप को लगता है उधर से। वहाँ पे जो ऐनी शाहिदीन है जो बच गए हैं, उनमें से उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उनके मुताबिक यह है कि जहाज़ को पहले उस पानी में रोका गया। ऐसे ही, ठीक है, रोका गया। अब चूंकि शिप पे अब क्राउड ज़्यादा था, लोड ज़्यादा था, 750 के करीब लोग थे, और फिर उस पर बाकायदा रस्से डाले गए उनकी जानिब से। उसको कमान डाल के रस्सा डाला गया। रस्सा डालने के बाद उसको खींचा गया। जब वो खींचा गया तो जहाज़ की चूंकि बनाई शेप इस तरह की होती है कि वो समुद्र में बैलेंस ना हो रहा, वो करता है, वो को मसला नहीं। लेकिन इन्होंने उसको इतनी बुरी तरह से खींचा दुगेड़ा कि वो अपना बैलेंस आउट कर गया, और वो लोग जब एक तरफ और दूसरी तरफ होने लगे तो वो वजन जायद होने की वजह से बैलेंस बरकरार नहीं रहा और वो जहाज़ वहाँ पे टूट गया। सही, ये जो वाक़या है, वो जो लड़के वहाँ से रिलीज़ हुए हैं या बच गए हैं, वो रिलीज़ नहीं हुए हैं, वो वहीं पे अभी कैद में हैं। ताहम उनको जो एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट ने इन्वेस्टिगेट किया। आदाद-ओ-शुमार आपकी रिपोर्ट के मुताबिक क्या हैं, कितने लोग उसमें सवार थे? मेरे पास जो आदाद-ओ-शुमार हैं, ये मैं आपको वो आदाद-ओ-शुमार दे रहा हूँ जो यूनानी एम्बेसी कोट कर रही है। ठीक है, यूनान में पाकिस्तान की एम्बेसी जी। और ये भी आपको बता दूं कि वहाँ की जो यूनान की अपनी गवर्नमेंट है वो किसी भी तरह की आपको एक्सेस टू इंफॉर्मेशन नहीं दे रही। सेम लाइक आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट या आज़ाद कश्मीर का महकमा इत्तलात। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो हमें वहाँ से हासिल हुई है, इस जहाज़ पे 750 के करीब टोटल लोग सवार थे, मुख्तलिफ कोमीतू, मुख्तलिफ इलाका जात के, जिनमें से टोटल जो रेस्क्यू किए गए उसी रात
अच्छा रेस्क्यू अमल भी उसी रात ख़त्म हो गया। उस रेस्क्यू में 79 लोग इंक्लूडिंग एक औरत समेत 79 लोग जिंदा बचाए गए हैं। और ये लोग भी किसने बचाए हैं? वहाँ पे मुकामी जो मछेरे काम कर रहे थे, फिशर, उन्होंने। और इसमें 2 कश्मीरी जवान भी शामिल हैं इन 79 लोगों में, 79 लोगों में। और इसमें इनके मुताबिक जो उन्होंने हमें फिगर्स दिए हैं उसके मुताबिक 350 के करीब सिर्फ पाकिस्तानी हैं और उनमें 27 जो है वो कश्मीरी रिपोर्ट किए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। ये सही हो गया। थोड़ा सा अभी हमें ये बताएं कि ये डीएनए की बात चल पड़ी है, लोगों की जो लाशें या मैयतें हैं उनकी वापसी की बात चल पड़ी है, ये सारा प्रोसेस कैसे आगे बढ़ेगा? मैं चाहूँगा जल्दी से आप हमें। जी बिल्कुल ऐसे है कि अब फिर ये हुआ कि जब वो प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर भी खासा आ रहा है, चूँकि कैजुअलिटीज़ की तादाद जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 79 लोग ऊपर वाले, तो नीचे वाला 500 जो 2 ब्लॉक्स हैं वो अभी तक वहीं हैं और कोई रेस्क्यू अमल नहीं किया गया, और वो कहाँ है कोई पता नहीं है। तो ये कैजुअलिटीज़ की तादाद बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो इसका डीएनए का ये प्रोसीजर किया गया कि वो जो लाशें हैं वो वहाँ के सदखानों में रख दी गई हैं और उनके डीएनए सैंपल्स कलेक्ट कर लिए गए हैं, उनको नंबरिंग वगैरह लगा दी गई है, और जो मुतलका कंट्रीज़ हैं या जो इलाके हैं उनको बता दिया गया है कि आप अपने डीएनएस भेजें। और यहाँ पे ये बताना भी ज़रूरी है, जो वहाँ से बात हुई कि अब इस मरहले के आगे मरहले पे कोई एजेंट नहीं इन्वॉल्व होगा, कोई और भी नहीं, और ना ही कोई पर्सनल फैमिली जाके ले सकेगी। डीएनए का सैंपल गवर्नमेंट लेवल पे कलेक्ट होगा, गवर्नमेंट खुद भेजेगी, जो जो मैचिंग होगी वो बॉडीज़ आएंगी, और इस अमल को जो बॉडीज़ कलेक्ट होने का अमल है आपका डीएनए मैच के थ्रू ही होगा, नहीं होगा मैसेज के थ्रू ही, लेकिन इस प्रोसीजर को भी मतलब आपकी जो बॉडी है, मैं मिसाल देता हूँ कि मेरा कोई अजीज़ वहाँ पे डूबा हुआ है तो डीएनए उसका मैच हो गया है तो उसकी बॉडी हुकूमत के थ्रू आएगी, लेकिन कितने दिन लगेंगे ये जो इब्तदाई तौर पे बताया जा रहा है कि 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं उस बॉडी को वापस घर पहुँचने। सही हो गया। ऐसे में ये बताइएगा आखिर में हमारे नाज़रीन के लिए बड़ा अफसोसनाक सानिया है, तकरीबन सारी बैनुल-अक़वामी इदारे जो है वो इसको कवर भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि लोग जो है वो मुल्क को छोड़ के, यानी तारकीन वतन की सूरत में यहाँ से निकल रहे हैं, इलीगल रास्ते यानी गैर कानूनी तरीक़ों को इख्तियार कर रहे हैं। डंकी की बात चल रही है, जैसे इलीगल इमिग्रेशन है उसकी बात चल रही है। तो ऐसे में क्या इस चीज़ का इम्कान है कि अभी जब हम आपसे बात करें और इस अफसोसनाक साने पर आज़ाद कश्मीर के ही किसी शहर, इलाके, गांव से कोई और डंकी करते हुए जो है इन रास्तों पर अपनी जान हथेली पर रखकर इन रास्तों पर निकला हुआ हो, क्या इस चीज़ का इम्कान भी है? क्वेटा से आपकी सारी तमीद का जवाब ये है कि अगली डंकी अगले 7 दिन में फिर जा रही है। अगली डंकी आज़ाद कश्मीर से चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगले 7 दिन में नई डंकी की तैयारी भी हो चुकी है, और हम इस वक्त जब हम यहाँ बैठकर पुराने एक मातम की सूरत हाल में हैं, एक सोग की सूरत हाल है, तो ऐसे में नए मातम की भी तैयारियां जो है वो डंकर ने कर रखी हैं। हुकूमत हो, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत हो, हुकूमत पाकिस्तान हो या हमारे तहकीकाती इदारे हों, इनका किरदार ऐसे में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हों और ये जो डंकर्स की जो एक्टिविटीज़ हैं इनके ऊपर फोकस रखा जाए, और एटलीस्ट लोगों को ये एतमाद दिलाया जाए कि उनके मसाइल या उनके माश जो है वो यहाँ ही से वाबस्ता है, और अगर किसी ने जाना हो या कोई अगर कहीं किसी और मुल्क में जाने का ख्वाहिशमंद है तो उसके लिए कानूनी आसानियाँ जो है वो भी फराहम की जानी ज़रूरी हैं। डंकी जो इलीगल इमिग्रेशन है इस पर भी आने वाले व्लॉग में बात करेंगे। अभी तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।